जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भाई। और ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से प्रश्न आया नहीं। ऐसा लगता है कि एग्जामिनर वाले इसको गोद ले लिए हैं भाई। एक या दो प्रश्न तो जरूर ही देखा जाता है। अगर इकोनॉमिक्स आ रहा है ना, तो यहां से एक या दो प्रश्न जरूर से जरूर आता है। और मैंने इस टॉपिक को ऐसे डिजाइन किया है कि हमारे एग्जाम में इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा। आपको दिखा देते हैं थोड़ी झलक, देखिएगा किस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। किसी भी प्रकार से अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है पंचवर्षीय योजनाओं से। और साथ में ये पीपीटी या पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके और आप रिवीजन कर सको पीडीएफ को लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के, जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्यों आई थी, क्या कारण बना था, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, कितनी असफल रही थी, कितनी सफल रही थी, किसका क्या मॉडल था। सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चलो बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना क्यों आई गई? तो आपको पता है जब देश आजाद हुआ था, ना तो देश के पास शिक्षा थी, ना सिंचाई के कोई साधन थे, ना उद्योग थे, ना स्वास्थ्य, मतलब कुछ भी नहीं था। गरीबी, भुखमंगी सब कुछ था, लेकिन भारत के पास कुछ भी साधन नहीं थे। तो भारत सरकार ने ये सोचा था कि वो संविधान लागू हो चुका था 50 में। तो ये सोचा था ऐसा करते हैं कि प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि देश की उन्नति और विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने प्लान बनाए। प्लान का बेस बनाया था यूएसएसआर में एक प्लान चल रहा था। उसके आधार पर भारत में प्लान चलाए गए और उन्होंने कहा था 5 वर्ष का प्लान बनाएंगे और उसी 5 वर्ष में जो प्लान जिसके लिए बनाया जाएगा उसकी वृद्धि की जाएगी। जैसे मान लेते हैं हम लोग प्लान बनाते हैं ना, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं कि 6 महीने के बाद ये मोबाइल ले लेंगे, वो कपड़ा ले लेंगे। कि आज पढ़ने वाले बच्चे हैं कि प्लान बनाते हैं कि भाई अगले वीक में घूमने जाएंगे, कि वहां जाएंगे, नौकरी लग जाएगा तो ऐसा कर देंगे। तो प्लान बनाते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति प्लान बनाता है अपने विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। ऐसे सरकार ने भी अपनी आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर दिए। 5 वर्ष का प्लान बनाया था, उसी को कहा जाता है 5 ईयर प्लान। 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजनाएं। उन योजनाओं से कैसे प्रश्न आते हैं वो तो हम तभी देखेंगे। लेकिन जब योजनाएं लाई गई थी तो इसका आधार किसको माना गया था? यूएसएसआर। अब तो इसका विखंडन हो गया, हम ये कह सकते हैं सोवियत संघ या रूस। वहां से इसका आइडिया लिया गया क्योंकि वहां भी वृद्धि के लिए या देश की उन्नति के लिए कुछ प्लान चलाए गए थे। उसी के आधार पर भारत ने सोचा उसी के आधार पर चला लेते। तो प्रश्न ये आ सकता है कि आर्थिक नियोजन का जो प्रारंभ है दुनिया में वो कहां देखा गया था? तो 1928 ईस्वी में यूएसएसआर में किया गया था। उसी के बेस पर भारत में स्टार्ट किया गया था। आर्थिक नियोजन सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता बतलाता है। प्रश्न आएगा आर्थिक नियोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था है। अगर प्रश्न आएगा कि आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है, सूची पूछ लिया जाए तो समवर्ती सूची। अब आपको मैं एक प्रश्न यहां पर बताता हूं। अगर आप संविधान में देखे होंगे, संविधान में 7वीं अनुसूची होगी। कौन सी? 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा 3 प्रकार की सूचियों को जोड़ा गया है। एक हमारा राज्य सूची, एक है राज्य सूची और एक है संघ सूची। सुना है ना? तो राज्य सूची का मतलब है जितने भी सब्जेक्ट राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे वो सभी राज्य सरकार कानून बनाएगी। और संघ सूची के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आएंगे उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अगर जब समवर्ती सूची की बात आती है तो दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती हैं, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। दोनों सरकार मिलकर। और ये समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। इसको हमें याद रखना है। तो प्रश्न आएगा आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं भैया, समवर्ती सूची में। अगर आपसे ये प्रश्न आएगा कि भारत में नियोजन की पहली बार बात किसने की या सबसे पहली बार इसका स्टार्टअप किसने किया था, तो नाम आएगा एम विश्वेश्वरैया ने किया था। और इनकी एक किताब थी, इसका नाम था द प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बात है 1934 ईस्वी की, हमें याद रखना है। कब की बात है? 1934 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगर ये प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसने की,
किसने की, तो की बात आएगी तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाएगा। क्या आएगा? सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, याद रखेंगे, उसी में ये बात कही गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उन्हीं के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। वैसे 1938 में सीता पट्टाभी सीता रमैया की बात करते हैं तो गांधी जी ने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ऐसी सारी बातें हुई थी 39 में। तभी इस्तीफा देके सुभाष चंद्र बोस चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की फिर स्थापना किया था। ये वही है जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आजाद हिंद फौज का नाम जब आता है ना तो इनका ही नाम टॉप पर आता है ना। लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1938 में, लेकिन अध्यक्ष की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कब, किसने, अध्यक्ष कौन थे? तो हम बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 39 में भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन वो हालांकि गांधी जी की वजह से वो वहां से चले गए थे, याद रखेंगे। अगर ये कभी प्रश्न आया कि बॉम्बे प्लान कब आया था, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपति मिलकर इसको लेकर आए थे बॉम्बे प्लान को, ताकि रोजगार लोगों को दिया जा सके, उद्योग लगाए जा सके। तो बॉम्बे प्लान कब आया, ये प्रश्न ज्यादा आता है, तो 1944 ईस्वी में। प्रश्न आएगा जन योजना की स्थापना किसने किया था? जन योजना का मतलब है लोगों के लिए योजना बनाई जाएगी और 10 वर्षों में बुनियादी ढांचा को जानकर और 10 वर्ष के अंतराल से इन्होंने कहा था। इन्होंने 10 वर्ष का बुनियादी बताया था। जो कौन थे? तो एम एन राय थे। एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। याद रखेंगे, ये बात है 1945 की। ठीक है, ये बात कब की है? 1945 की। एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय का नाम आपने सुना होगा। और एक प्रश्न और आता है कि संविधान का प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इन्हीं का नाम आता है, हमें याद रखेंगे। और प्रश्न आएगा कि सर्वोदय योजना की स्थापना किसने किया था? सर्वोदय की अगर हम बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण ने नाम आएगा। जयप्रकाश नारायण ने किया था 1950 ईस्वी में। और इन्होंने कहा था इस योजना के माध्यम से कि जो छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहिए, कुटीर उद्योग लगाना चाहिए, इसका विकास करना चाहिए, तभी भारत का विकास हो पाएगा। तो ये कुछ योजनाएं चली थी, कुछ लोगों ने सहयोग दिया था, कब दिया था, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका थोड़ा ढांचा हमको याद रखना है। बाकी हम आगे बढ़ के देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ढांचा स्टार्ट हो रहा है, किसने क्या क्या बातें कही थी। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन आया था। प्लानिंग कमीशन का मतलब समझ रहे? योजना आयोग। क्या हम यहां पर लिख सकते हैं? योजना आयोग आया था। योजना आयोग का मतलब है ये योजनाएं बनाएगा भैया। ये क्या करेगा? ये योजनाएं बनाएगा भारत सरकार के लिए। ठीक है, तो योजना आयोग आया था। इसको किसकी सिफारिश पे लाया गया था? ये भी प्रश्न कई बार आता है। केसी नियोगी की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ये प्रश्न कई बार आता है, हमको याद रखना है। और ये पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। ये प्लानिंग बनाकर देगा भाई भारत सरकार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार प्रश्न बना हुआ है। और कहां हुई थी ये भी याद रखना है, दिल्ली में हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। उसके बाद कहा जाएगा इसका कार्य क्या था? देश के संसाधनों को नियमित रूप से उपयोग और विकास के लिए योजना बनाना। सिंपल सी बात है, विकास के लिए योजना बनाना। कैसी योजना बनेंगी, कौन योजना बनाएगा, ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई। याद आएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कभी पूछा जाए तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। हमेशा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हम ये कह सकते हैं योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और अंतिम कौन थे? तो अंतिम की अगर मैं बात करूंगा तो इसके स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया इसके स्थान पर। अब नीति आयोग के बारे में हम आगे बता देंगे। नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष या इसके अंतिम कौन थे? ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसके अंतिम और इसके प्रथम नरेंद्र मोदी। कौन थे?
तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। ये प्रश्न आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अंतिम पूछा जाए योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा थे भाई, और ये वही गुलजारी लाल नंदा हैं जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की और जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने इनका कार्यकाल संभाला था या कार्यभार संभाला था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये, प्रश्न आएगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, ये भी प्रश्न कई बार आता है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का काम वही है जो योजना आयोग का था, बस अंतर इतना है उस समय योजना बनाकर दे दी जाती थी। जैसे मान लेते उन्होंने योजना बना दी, कोई प्लान बनाया सरकार ने और राज्यों को दे दिया, लो इसको लागू करो। और नीति आयोग का मतलब है पहले राज्य के पास क्या प्रॉब्लम है, राज्य के पास कौन से संसाधन नहीं है, कौन सी योजनाएं नहीं है, तो वो योजनाएं पहले बताएगा सरकार को, तो सरकार उस योजना को देगी, ऐसा समझिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को होती है, ठीक है। उसी समय योजना आयोग खत्म हो जाता है और नीति आयोग स्टार्ट हो जाता है। इसका भी वही काम है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। हमेशा जो अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री रहेगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो अरविंद पंगवड़िया थे या पंगवाड़िया थे, याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न बनता है। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका डाटा हमेशा बदलता रहता है, जब चाहे तब आप इसको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, सुमन बेरी है या कौन है, तो ये आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो नीति आयोग मैंने बता दिया, स्थापना, फुल फॉर्म, जो प्रश्न पूछा जाता है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में आप कहोगे संवैधानिक निकाय है, नहीं, ये गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं हुआ, याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जैसे योजना आयोग हमने देखा, प्लान बना दिया, मान लेते कोई प्लान बनाया, प्लान का कैसा प्लान है, गलत है, सही है, कितना पैसा खर्च होगा, उसका अनुमोदन या उसकी समीक्षा कौन करेगा, तो उसके लिए उन्होंने एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का गठन किया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। कब हुआ इसका गठन, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, और इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे, हमेशा पीएम रहते हैं, और इसका कार्य क्या रहेगा, योजनाओं की समीक्षा करना और उनका अनुमोदन करना कि कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब योजना है, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब एनडीसी करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कई बार पूछा जाता है, पदेन अध्यक्ष पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो हमने योजना आयोग देख लिया, नीति आयोग देख लिया और एनडीसी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है पंचवर्षीय योजनाएं चलाओ। टोटल भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, 12। कितनी चली हैं, 12। कब कब कौन सी चली है वो डाटा पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जैसे मान लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी, तो आप कहोगे 1951 से और 1956 के बीच में स्टार्ट हुई है पहली। आपसे पूछा जाएगा दूसरी कब हुई थी, तो 1956 से लेकर और 1961 के बीच में दूसरी हुई है, ठीक है। तीसरी पूछा जाएगा तो 1961 से लेकर 1966 तक हुई है। उसके बाद में 3 वर्ष का अवकाश आ गया, अवकाश की बात यहां पर देखी गई है। 3 वर्ष का अवकाश के बाद में स्टार्ट होती है चौथी योजना, जो 1969 से लेकर 1974 तक चलती है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं की बात करेंगे, 5वीं की बात, तो 5वीं 5 साल ना चलकर कितनी चली थी, 4 साल चली थी। कितनी चली थी, 4 साल चली थी। उसके बाद आ जाती है अनवरत योजना। क्या आ जाती है, अनवरत योजना का आरंभ हो जाता है, योजना जो 2 साल चली थी, कितने, 2 वर्ष, और ये 3 वर्ष, वो तो लिखा ही है 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहेगा, 80 से 85, ठीक है। उसके बाद 7वीं का क्या रहेगा,
85 से 90, ठीक है। लेकिन 2 साल का अवकाश फिर देखना गया है यहां पर, 2 वर्ष का अवकाश, ठीक है, अवकाश की बात यहां पर देखी गई है, यानी 2 वर्ष 92 तक, ठीक है। उसके बाद 92 से 97 तक देखा गया है, और 97 के बाद 1997 के बाद कब कितना आएगा, तो याद रखेंगे 2002, कितना, 2002, 2002 के बाद देखेंगे मेरे भाई, 2002 के बाद 2007, 2007 के बाद 2007 के बाद 2012, कितना, 2012 याद रखेंगे, और अंतिम होती है 2012 से 2017। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का याद रखेंगे और अंतिम का याद रखेंगे, बाकी बीच में क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना याद कैसे रखोगे, तीसरी में 3 वर्ष का अवकाश लग गया, ठीक है, तीसरी में 3 वर्ष का अवकाश लग गया, फिर 3 के बाद हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 5, ठीक है, और 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाता है 7। तो 5 में और 7 में यानी 2-2 जोड़कर देख लेंगे। ये मैं याद करने का टेक्निक बता रहा हूं कि ये बीच बीच में कहां पर अवकाश लग गया। तो एक तो आपको 3 याद रखना, 3 में 3 साल का गैप हो गया, ऐसे याद रखना, 3 में 3 साल का गैप हो गया, 3 में 2 जोड़ा 2, 5, 5वीं में क्या किया, फिर 2 वर्ष का, 5 में 2 जोड़ा 2 वर्ष का, और 5 के बाद फिर 2 जोड़ा फिर 2 वर्ष का, यानी हम ये कह सकते हैं 3 साल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश देखा गया है, अनवरत योजनाएं देखी गई हैं, रूलिंग प्लान देखा गया, ये हम कह सकते हैं। बाकी सब क्रम से है। एक बार मैं फिर से 3, 5 और 7 इसी में तो जोड़े गए भैया, इसी में तो जोड़े गए। देखो तीसरे में देख लो, 5वीं में देख लो और 7वीं में देख लो, इसी में तो गड़बड़ हुआ है, बाकी तो सब क्रम से चल रहा है। तो क्यों गड़बड़, 3 में 30 में 2-2 जोड़कर देख लो मेरे भाई, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। आप याद करने का कुछ टेक्निक बता रहा हूं, याद रख सकते हो। अब हम आगे देखेंगे, यहां पर पूछेगा पहला और अंतिम टोटल कितनी हुई है, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मॉडल पूछा जाता है भैया, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न आएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, प्रश्न आएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस पर फोकस दिया गया था, मुख्य काम क्या था। प्रश्न आएगा पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्यक्रम चलाए गए या जो योजनाएं चलाई गई या कुछ भी उनके अंतर्गत जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है या जो भी प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं उनको हम देखते रहेंगे। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से कब स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे 51 से 56 के बीच में होती है। चलो भैया, उद्देश्य क्या था, जब भारत आजाद हुआ था ना तो ढंग से कोई कृषि के साधन थे, ना तो स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल थे, ना तो कुछ भी नहीं था, गरीबी इतनी ज्यादा थी, रोटी के लिए तरस रहे थे, मकान कपड़ा कुछ नहीं था। तो जिसके लिए सबसे पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि। सबसे पहला क्या था, कृषि का विकास करेंगे और सिंचाई, कृषि का विकास के लिए। ये मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये कई बार प्रश्न बनता है। और सिंचाई परियोजना में हमने क्या किया था, बहुत सारे नहरें वगैरह निकलवाई, कुछ बांधों का निर्माण भी कराया था। जैसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से बांधों पर जोर दिया गया, तो भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया है, दामोदर बांध, दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए थे क्योंकि अमेरिका की जो टेनेसी परियोजना चल रही थी उसी के आधार पर डीवीसी 1948 कहा जाता है, दामोदर वैली कारपोरेशन 1948 ईस्वी में स्टार्ट किया था। इस पे भी कई सारे बांध बनाए गए थे। और हीराकुंड का नाम आपने सुना होगा, ये भी बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध वर्तमान में है, जिसका हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है। किस नदी पर है, तो आप कहेंगे महानदी पर इसको बनाया गया है और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और भाखड़ा नागल की अगर हम बात करेंगे, ये सतलज नदी पर है मेरे भाई। कहां पर है, सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से बांधों को किया गया था, ये हमको याद रखना है।
खाद्यांश उत्पादन का बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सिंचाई के जब साधन हो गए तो खाद्यान्न का उत्पादन हो ही जाएगा। खाद्यान्न का मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं। उसके लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था अमेरिका के सहयोग से, लेकिन इसकी स्थापना कई बार पूछा जाता है कि बताओ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। इसका लक्ष्य क्या रखा था? लक्ष्य का मतलब आप ऐसे समझिएगा जैसे आप लक्ष्य रखते हो कि आज मुझे 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 6 टॉपिक पढ़ने हैं, कि आज मुझे 1 साल के बाद जब नौकरी लग जाएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ये लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य रखा गया 5 साल में कि 2.1% का हम विकास दर करेंगे, लेकिन हो कितना गया? 3.6। समझ रहे हैं ना, बढ़कर हो गया। सबसे सफल योजनाओं में से एक है भैया ये। तो मतलब 2.1 और निकल के कितना रहा? 3.6 दर आ गई। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा काम चला। और 5 आईआईटी की स्थापना भी किया गया था मेरे भाई, याद रखेंगे। और कमेंट में आप बताएंगे सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है। जैसे खड़क सिंह सबसे पुराना है, उसके बाद 5 आईआईटी कौन कौन से थे वो क्रम से आप लिखकर बताएंगे, ताकि याद करने में चीजों को आसानी होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्य क्या था? प्रश्न पूछा जाता है। मॉडल क्या था? कौन कौन से बांधों पर फोकस किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था? कितना लक्ष्य रखा था? बस इतने प्रश्न याद रख लोगे, काम हो गया हमारा, बस काम हो गया। दूसरा देखते हैं। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक 5 वर्ष इसका भी हो जाएगा, याद रखेंगे। 56 से 61 के बीच में दूसरा पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? पहले का उद्देश्य क्या था? कृषि। दूसरे का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक, उद्योग लगाना, उद्योग में विकास करना। पहले कृषि, अब कृषि के लिए आपको मान लो बहुत सारा खेती होने लगा, अब उद्योग कहां से लेके आए? तभी तो डेवलप होगा जब उद्योग लगाएंगे। तो दूसरा था उद्योग के लिए। और मॉडल किसने दिया था? तो याद रखेंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी, कई बार पूछा जाता है। और इसके देखते हुए इन्होंने फोकस किया था, कई सारे स्टील प्लांट लगाए थे भारत में उस समय, अलग अलग देशों के सपोर्ट से लगाए गए थे। हमने नाम सुना होगा भिलाई का, हमने नाम सुना होगा दुर्गापुर का, हमने नाम सुना होगा राउरकेला का। अलग अलग राज्यों में इनको लगाया गया था, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था, बजट नहीं था, तो अलग अलग देशों के सहयोग से लगाया गया था। जैसे प्रश्न आएगा, मान लो कि भिलाई कहां पर है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में। पहली बात तो किसके सहयोग से लगाई गई थी? तो रूस। किसके सहयोग से? रूस। और रूस ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं भलाई सबसे ज्यादा किसने किया? रूस। ऐसे कह सकते हैं भिलाई को रूस के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और इसे ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ब्रिटिश या ब्रिटेन कह सकते हैं, इसके सहयोग से इसको लगाया गया था। और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और इसको जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी से। तो ये प्रश्न 3 तो बहुत पूछे जाते हैं, किस राज्य में और किसके सहयोग से इसको लगाया गया था। तो हमने अभी देखा उद्देश्य क्या था, तो हम कह सकते उद्योग। इसका मॉडल क्या था? तो पीसी महालनोबिस, याद रखेंगे। लक्ष्य क्या रखा था? 4.5, लेकिन हमको कितना मिला था? 4.27% मिला, लेकिन अप्रोक्स में सही हो गया, लगभग बराबर में ही छूट गया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर इन्होंने कदम रखा था सबसे पहली बार। प्रश्न आएगा कि बताओ इस समय कौन सी औद्योगिक क्रांति आई थी? औद्योगिक क्रांति की बात करूंगा यहां पर। तो अगर पहली क्रांति आई थी, पहली औद्योगिक क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूं भारत में, तो आई थी 1948 ईस्वी में। और कौन थे? तो याद रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, याद रखेंगे पहली वाली में। और पूछा जाएगा दूसरी कब आई थी? सेकंड। तो सेकंड के लिए आपको ये याद रखना, दूसरी औद्योगिक क्रांति 1956 में लाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको हमें याद रखना है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक, तो हम बता सकते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं मेरे भाई, ये कई बार रिपीट होते हैं। और इसी समय 1956 में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जैसे मान लो कृषि पे ठीक ठाक काम होने लगा, उद्योग लगाने लगे, तो इन्होंने सोचा उद्योग का क्या करें, क्या सरकार के कब्जे में रहने चाहिए या निजी लोगों के पास रहने चाहिए, प्राइवेटेशन कह सकते हैं या प्राइवेट रहने चाहिए। तो इन्होंने कहा था मिल बांट कर रहो,
कुछ चीजें सरकार के अंडर रहेंगी और कुछ चीजें निजी लोगों के पास रहेंगी। तो उसी को बोल दिया गया अब मिश्रित अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने प्रश्न हमको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। कब स्टार्ट हुआ, मॉडल, उद्देश्य, और ये प्रश्न कई बार आते कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। ऐसे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे हमें याद रखना है। आगे बढ़े, अब हम आ जाते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सेम वही फैक्ट जानेंगे। मॉडल क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मॉडल किसने तैयार किया था, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन लेडी ने इसको तैयार किया था। और उद्देश्य क्या था, देखो पहले में हमने कृषि देखा, उद्देश्य पहले का उद्देश्य कृषि था, दूसरे का उद्योग था, और तीसरे का क्या था, आत्मनिर्भर और खाद्य सुरक्षा और गेहूं की जो पैदावार है उसको बढ़ाना। ये था तीसरे वाले में। फोकस किस पे था, तो दोनों पर था, दोनों पर, ठीक है, कृषि और उद्योग का संतुलन बनाना। पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में दोनों का संतुलन बनाना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखोगे, याद रखेंगे। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना था, लेकिन क्या क्या हुआ हम वो आगे बताएंगे आपको, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लक्ष्य क्या रखा था इसमें, 5.6, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 2.8। सबसे असफल अगर कोई परियोजना है या पंचवर्षीय योजना है तो यही है, सबसे असफल बेकार पंचवर्षीय योजना यही रही है। कारण क्या है भैया, कारण क्या है, चुनौतियों का सामना कई सारी करना पड़ा था हमको। युद्ध देखे गए, सूखा देखा गया, और विदेशी सहायता पर भी निर्भरता खत्म हो गई थी। कई सारी चीजें देखी गई, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। योजनाओं का असफल होने का मुख्य कारण क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का खत्म होने का मुख्य कारण क्या था, तो आपको पता है 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो गया था। तभी तो अगर हम मैप बनाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो देखिएगा, 1962 में ही तो ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारे पास आज भी नहीं है। इसे अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं ना, क्या जानते हैं, अक्साई चाइना, अक्साई चाइना के नाम से ही तो इसको जानते हैं। कब छीना था ये, 1962 ईस्वी में मेरे भाई। और जो रेखा है ना ये वाली, ये रेखा, इस रेखा को क्या नाम दिया गया, ये वाली रेखा को क्या नाम दिया गया, तो याद रखेंगे LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखेंगे। तो अक्साई चाइना आज भी ये भाग हमारे पास में नहीं मेरे भाई, आज भी नहीं, आज भी चाइना के पास कब्जा है। कब से, 1962 से। दूसरा चुनौती का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1965 ईस्वी में, ये दूसरी सबसे बड़ी बात। और तीसरी सबसे तगड़ी बात, सूखा पड़ गया मेरे भाई, अकाल पड़ गया था 1966 ईस्वी में, फसल होना बर्बाद, कोई फसल नहीं हो रहा था, अकाल पड़ गया, खाने के लाले पड़ गए थे, अनाज कुछ नहीं हो रहा था। तभी हरित क्रांति का जन्म होता है 66 से 67 के बीच में, आपको पता है ना, हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो असफल होने के 3 प्रमुख कारण रहे हैं ये वाले। और जब ये अकाल पड़ा, युद्ध हो गए, हजारों लाखों लोग मारे गए, अकाल में कई हजार लोग मारे गए, ये सब देखते हुए कि भूखे आदमी मर रहा है, तो इसके लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। ऐसे बीजों को लाया गया था मैक्सिको से या अलग अलग कंट्रियों से, ताकि उपज अधिक हो जाए, उपज का मतलब दर अधिक निकले। तो MS स्वामीनाथन थे, क्या नाम था, MS स्वामीनाथन का नाम आपने नाम सुना होगा। स्वामीनाथन ने 1966-67 में मैक्सिको से गेहूं और चावल, मैक्सिको से गेहूं और चावल का बीज लेकर आए, और ये इसकी जो बीज की उन्नति थी वो बहुत टॉप पर थी, दर अच्छी निकलेगी इसलिए इनको लाया गया था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब होता है ये याद रखना है। उसके जनक कौन है भारत के, तो ये याद रखना है। अगर ये तो भारत के फादर हैं, अगर हम बात करें यहां पर विश्व के जनक कौन है, तो याद रखेंगे अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, बोरलॉग, ठीक है, याद रखेंगे अर्नेस्ट बोरलॉग जी विश्व में है, हरित क्रांति के जनक है, और भारत में मैंने बता दिया। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखेंगे कि जो MS स्वामीनाथन है, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, क्या भारत रत्न कब दिया गया था, ये डेट याद रखनी है, 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया था MS स्वामीनाथन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर याद रखनी है।
1966 से 1969 तक को वार्षिक योजना या योजना अवकाश भी कहा जाता है, 3 वर्ष का। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 वर्ष का योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद देखा गया है। अब पीछे आ जाते हैं, प्रमुख उपलब्धि क्या थी, हमने उपलब्धि क्या किया तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में, तो हम कह सकते हैं हरित क्रांति। क्या कह सकते हैं? हरित क्रांति, ये याद रखेंगे। और इसी के अंतर्गत IDVI, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है मुंबई में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, कब होती है, कहां होती है, याद रखेंगे 1 जुलाई 1964 ईस्वी में होती है। FCI की स्थापना कब होती है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है, तो हम कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो आप कह सकते हैं 14 जनवरी 1965 ईस्वी को दिल्ली में होती है। और कई बार ये भी प्रश्न बना, जैसे बोकारो कहां पर है स्टील प्लांट, तो आप कहेंगे झारखंड में भैया बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। किसके सहयोग से? USSR के सहयोग से, या हम सोवियत संघ लिख सकते हैं और रूस भी लिख सकते हैं, इसके सहयोग से बोकारो को लगाया गया था। अब आपने देखा दूसरे वाले में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, तो बोकारो किसमें लगाया गया था? बोकारो तीसरे में लगाया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट वाले प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। 1 जनवरी 1965 में APC कृषि कीमत आयोग का निर्माण किया गया था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, तो कृषि लागत एवं मूल्य लागत या मूल्य आयोग वर्तमान में इसका नाम देखा गया है। तो प्रश्न आएगा कि APC की स्थापना कब हुआ है और उसका वर्तमान में नाम क्या है। नाम आएगा IADP, द इंटर्नशिप एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम की स्थापना कब होती है। ये भी प्रश्न एक बार बना हुआ था, 1960 ईस्वी हम लगा देंगे। ठीक है, 1960 ईस्वी हम लगा देंगे। ये भी प्रश्न कई बार बना है, ये भी प्रश्न कई बार बना है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष का अवकाश था, उसके बाद कौन सा स्टार्ट होता है? चौथी पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट होता है। कब से कब है, तो आप कहेंगे 69 से 74 तक चलाई गई। इससे बहुत कम प्रश्न बनते हैं। जैसे मॉडल पूछा जाता है, अशोक रुद्र मेनन इसका मॉडल है। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास करना। देखो, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में दोनों को मिला दिया, और चौथे में यह कहा गया स्थिरता के साथ करो भैया, ज्यादा हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पीड से करने का जरूरत नहीं है, स्थिरता के साथ करो। ठीक है, ये कहा गया चौथे वाले में, आत्मनिर्भरता। और अगर प्रश्न आया कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गॉडविल फार्मूला का उपयोग किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गॉडविल का मतलब है राज्यों के लिए थोड़ा बहुत पैसा वैसा दिया जाना चाहिए। चुनौतियां क्या आई थी भैया, इसमें भी एक चुनौती आई थी 1971 ईस्वी में। क्या लग गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और 1971 में ही आपातकाल लग गया। आपको पता है ना, 3 बार आपातकाल लगाए। हम पीछे बताते हैं इसके बारे में, तभी समझ में ज्यादा आएगा। यहां पर बताते हैं तो समझ में अच्छा आ सकता है। चलो देखो, पहली बार कब लगा था? 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। आज तक भारत में 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। ये डेट मैंने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें युद्ध हुआ था। 71 में पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, और 75 में आंतरिक अशांति के कारण कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसलिए लग गया था। ठीक है, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध हो गया, फिर हमने इनको पछाड़ा था। और याद रखेंगे, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही याद रखेंगे इसरो की स्थापना होती है। किसकी? इसरो की स्थापना होती है। तो ये प्रश्न कई बार आता है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है, कब होती है, ये याद रखेंगे। और इसी में के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये डेट कई बार पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप बताएंगे कमेंट में कि इसरो की स्थापना तो हो गई, किसने किया था, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाकी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न इतने ही पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था वो देखते हैं भाई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। आप कहोगे सर 5 का चल रहा है, आप 4 का कहां ले आए?
तो भैया ये 4 का ही था, ये चीज याद रखेंगे। प्रश्न आएगा किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप कहेंगे डीपी के धर या डीपी धर मॉडल पर आधारित थी ये। और इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन या आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया, तो याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फोकस हमने किस पर किया था, रोजगार देने का, कुछ कुटीर उद्योग, कुछ बुनियादी ढांचा का विकास करेंगे हम। लक्ष्य रखा था हमने 4.4% लगभग, और हमने प्राप्त किया था 4.8%, लगभग ठीक ठाक रहा, इसका ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा तो और बुरा तो रहा ही नहीं। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, उद्देश्य क्या था, तो ये प्रश्न कई बार आता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। इसी के अंतर्गत आरआरबी की स्थापना होती है 1975 ईस्वी में, लेकिन आरबीआई पूछा जाए तो 1935 हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, 1 अप्रैल। विशेषता क्या थी इसमें, 1978 में जनता सरकार ने आयोजन को समाप्त किया और रोलिंग प्लान को शुरू किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये प्रश्न कई बार आएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। और इसी के समय, क्योंकि इसमें 75 आ रहा है ना, इसी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो प्रश्न आता है राष्ट्रीय आपातकाल किस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति कभी पूछा जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति इस टाइम जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 ईस्वी में। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार बने हुए हैं मेरे भाई, कई बार, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, 6ठी पंचवर्षीय योजना से पहले हम कहां पर थे, देखो लास्ट में था 78, तो 2 साल का क्या था, अनवरत योजना, याद रख लेंगे 78 से 80 के बीच में, तो ये याद रखेंगे कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का प्रश्न। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है मेरे भाई 80 से 85 के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र औद्योगिक रोजगार की वृद्धि। अब तीव्र से करो भैया, हम बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं, अब तीव्र से करो। उससे पहले गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी नहीं हटा भैया, अब कितना हटेगा। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन की बात की गई, तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात की गई थी यहां पर, और हमने फोकस दिया था ऊर्जा परिवहन पर, फोकस दिया था संचार पर, फोकस दिया था, और गरीबी कम करने पर फोकस दिया था। लेकिन आज तक गरीबी कम नहीं हो पाई, ना हो पाए। अगर गरीबी कम हो जाएगी तो भाई सबकी जो रोटियां सेक रही है ना, जो रोटियां सेकने वाले हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकता भाई। लक्ष्य कितना रखा था, 5.2, और कितना हमको मिल गया था, ठीक ठाक रहा था। कार्यों में अगर मैं देखूं तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, पहले 14 का होता है 1969 में, उसके बाद 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होता है। किस कब, 1980 यानी 1980 ईस्वी में। प्रश्न कई बार पूछा जाता है नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ और किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो हम इसका याद रखेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, 1982। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में है भैया। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास, और पीछे वाले का था तीव्र औद्योगिक रोजगार। ठीक है, ये याद रखेंगे। खाद्य उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना, बार बार रोजगार की बात चल रही थी, लेकिन आज भी रोजगार पे कुछ नहीं हुआ। बताओ कितना रोजगार दिया जा रहा है, सरकार भी रोजगार पर बात ही नहीं करती है, बाकी सब पर बात करेगी बट रोजगार पर नहीं करती है। तो रोजगार वाला आर्टिकल भी है एक, रोजगार बेरोजगारों का, हम कह सकते हैं बेरोजगारों का एक आर्टिकल है 41, बेरोजगारों का अनुच्छेद बना दिया है मेरे भाई। इसको भी कभी कभी पूछ लेता है भाई, याद रख लेंगे। फोकस किस पर दिया था, खाद्य उत्पादन के लिए, तकनीकी हम विकास कर सके, इस पर फोकस दिया था। लक्ष्य क्या रखा था, 5 और हो गया 6, ठीक रहा। और एक नारा दिया गया था रोजी रोटी उत्पादकता। पहला नारा गरीबी हटाओ का 5 में दिया था, और 7वीं में नारा दिया था रोजी रोटी वाला नारा। एक प्रश्न कई बार आता है कि इंदिरा गांधी या इंदिरा आवास योजना की स्थापना कब किया गया था, तो ये डेट कई बार आती है, 1985 याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न कई बार पूछा जाता है जवाहरलाल योजना की स्थापना कब हुआ था, 1989 ईस्वी में।
प्रश्न आता है रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। और सेबी की स्थापना होती है 1988 ईस्वी में। शेयर मार्केट को नियंत्रण करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये डेट लाइन हमको याद रखना है, ये कई बार यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसको याद रखेंगे। 7वीं कब हुई थी ये याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना भैया 5 वर्ष की थी, 92 से 97 के बीच में चली थी। कब के? 92-97 के बीच में। लेकिन उसके बीच में 1990 से 92 के बीच में क्या आया? वार्षिक योजना का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था? वार्षिक योजना का आयोजन हुआ था। और इसी के अंतर्गत एलपीजी की स्थापना की गई। एलपीजी की स्थापना किसने की? तो मनमोहन सिंह ने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2 बार प्रधानमंत्री भी, वित्त मंत्री भी मनमोहन सिंह ने किया था, याद रखेंगे। एलपीजी की शुरुआत किया था 1991 में, और इसका मतलब है उदारवादी। क्या मतलब? उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात यहां पर देखी गई है। और 1991 में एलपीजी की शुरुआत की गई थी। एलपीजी गैस वाली नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। उदारवादी, निजीवादी और वैश्वीकरण की बात 1991 में किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। कब? जब वार्षिक योजना की बात चल रही थी 90 से 92 के बीच में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या था 8वीं का? मानव संसाधन का विकास करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास करना। यानी जो मानव का संसाधन है उनका औद्योगिक क्षेत्र में विकास करो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाओ ताकि मानव को रोजगार मिल सके, इसके लिए बात की गई थी। मॉडल किसने तैयार किया था? जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार किया था। और एक योजना का आरंभ किया, कार्यक्रम का आयोजन किया था, भोजन कार्यक्रम मध्याह्न में, जो दोपहरी में भोजन का या कसार जो मिलता है उसके लिए कब स्टार्ट किया गया था? ये डेट हमको याद रखनी है। पीएम रोजगार योजना का आयोजन हुआ था भैया, कब हुआ था? ये डेट याद रखनी है। पीएम रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था? ये याद रखेंगे। महिला कोष का मतलब है महिलाओं को की जो तरक्की है या महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाए, महिलाएं भी आगे बढ़े, उसके लिए उनको अलग से कोष दिया गया, अलग से पैसे देने की बात की गई थी। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, यहां पर पीएम रोजगार योजना की बात की गई है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात की गई है। किस पंचवर्षीय योजनाओं में? तो हम कहेंगे दोस्तों 8 में, हम कहेंगे 8 में, और ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नवी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या होता है भैया? पहली बात तो नवी पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच में आई थी। पहला, इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास करना। ये कह रहा है समाज में न्याय और हर व्यक्ति को समान लेवल से टॉप पर पहुंचाना। समता के बारे में, समानता के बारे में बताया गया। और समता के बारे में आपको पता है आर्टिकल 14 भी है, वर्तमान में आर्टिकल 14 भी है संविधान में कि समता के साथ विकास करना। कार्य की बात करेंगे, इसमें कार्य क्या हो गया था? 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हो गया था, ऑपरेशन विजय चलाकर इसको पूरा किया गया था, याद रखेंगे। और याद रखेंगे केसीसी, सी होगा के की जगह सी कर लेंगे। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड का आयोजन किया या योजना किया 1998 ईस्वी में। किसान के पास जो जमीन होती है ना, उस पर वो लोन निकाल सकता है, जिसे हम केसीसी से कहते हैं कि केसीसी निकला हुआ है या नहीं है। केसीसी पे ब्याज भी कम जाता है, इसके लिए किसान के लिए दिया गया था केसीसी। प्रश्न आएगा सर्व शिक्षा अभियान, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ था, एक पेंसिल थी बड़ी सी, उस पे बच्चे बैठे हुए थे। वो सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में लाया गया था। किस पंचवर्षीय योजनाओं में? तो नवी पंचवर्षीय योजनाओं में। केसीसी कब आया था? नवी पंचवर्षीय योजनाओं में। प्रश्न आएगा जवाहर गतन समृद्धि योजना का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1999 ईस्वी में। एक प्रश्न आएगा अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना का मतलब है कुछ खाने पीने के लिए कुछ योजना बनाई गई थी, वो भी 2000 ईस्वी में बनाया गया था। इन चीजों को हमको याद रखना है। और आपको पता है 2000 ईस्वी में ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य बने थे कब? 2000 ईस्वी में ही ये राज्य बने थे, याद रखेंगे, ठीक है। 2000 ईस्वी में ही ये राज्य बने थे। झारखंड बोल सकते हैं बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और उत्तराखंड और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ये चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नवी पंचवर्षीय योजना में इतने फैक्ट अगर याद है तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में अगर बात करेंगे तो कब स्टार्ट होती है, ये याद रखना है, 2007 तक। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न 4 हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो उद्देश्य स्वरोजगार, अपने आप रोजगार करने की बात की गई है। संसाधनों का विकास करो ज्यादा से ज्यादा, अपने रोजगार स्वरोजगार, कोई आप छोटा उद्योग खोल लो, कोई छोटी फैक्ट्री खोल लो, छोटा सा कारखाना खोल लो, उस पर आप काम करो, ये 10वीं में कहा गया। और इसी के अंतर्गत जो नरेगा है ना, नरेगा जो 100 दिन की गारंटी देता था कि 100 दिन रोजगार हर मजदूर व्यक्ति को मिलेगा, उसका दिहाड़ी भी सरकार निर्धारित करता था। तो प्रश्न आएगा कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब पास हुआ? तो संसद के द्वारा पास तो हो गया था 2005 में, संसद ने इसको पास कर दिया, लेकिन लागू 2006 में हुआ था। लागू कब हुआ है? तो लागू 2006 में हुआ है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव था, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था और 100 दिन रोजगार देने की बात की गई थी। तो मनरेगा क्या है? या नरेगा पहले आया था और नरेगा को मनरेगा कह दिया गया। इसका नाम बदलकर, नाम कब बदला गया था? 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। अब मनरेगा कहते हैं, पहले नरेगा अब मनरेगा, है ना। वही था, नाम कब बदला था ये प्रश्न आता है। और आपने देखा होगा गांव में कोई सड़क पड़नी होती है, कोई रास्ता निकालना पड़ता है, तो उसके लिए लोग आते हैं भैया अपना अपना फावड़ा लेकर दिहाड़ी पर, और वहां पर प्रधान वगैरह चढ़ाते हैं उनकी दिहाड़ी। तो कहने का मतलब ये प्रश्न कई बार आता है कि नरेगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से और 2011 के बीच में चलाई गई थी, और इसका उद्देश्य केवल पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना। तीव्र एवं अधिक समावेशी, ज्यादा से ज्यादा विकास और तीव्रता के साथ विकास करो भाई। ऐसे नहीं कि बस बैठे हो बस चल रहा है, नहीं, तीव्रता के साथ विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना बताता है। और यहीं पर अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2011 से और 2017 तक, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? ये अंतिम है। प्रश्न आएगा प्रथम कौन सी है और अंतिम कौन सी है, बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। इसका उद्देश्य कई बार पूछा जाता है, तीव्र अधिक समावेशी। यहां देखो, तीव्र एवं अधिक समावेशी, और यहां पर तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना, एवं धारणीय विकास करने की बात की गई है, याद रखेंगे। विकास दर क्या थी? प्रश्न आएगा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर क्या थी? 9%, लेकिन बाद में 8% कर दी गई। उन्होंने सोचा कि भैया 9% नहीं कर पाए तो 8% हो सकता है कर देंगे, तो बाद में 8% कर दी, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो 9% थी। प्रश्न आएगा 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर कितना लक्ष्य रखा था, सेवा पर कितना रखा था, बहुत आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी 1 जनवरी 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मतलब ये होता है, जैसे अभी किसान निधि आ रहा है और किसी प्रकार का पेंशन आ रहा है, तो पेंशन, किसान निधि वगैरह ये सब देने से आपका विकास हो सके, यही यहाँ कह रहा है। धारणीय विकास का मतलब यही होता है, जो योजनाओं के तहत आपको पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो 60 साल पेंशन है या कोई विकलांग पेंशन है या जो छोटे छोटे किसान है उनको किसान निधि मिल रहा है, इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलाकर आपका विकास कर सके, इसलिए इसको चलाया गया था, धारणीय विकास कहा जाता है। और इसके लिए एक योजना भी चलाया गया था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, 1 जनवरी 2013 से इसको चलाया गया था। तो ये थे पंचवर्षीय योजना की जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी वो कंप्लीट है। साथ में ये पीडीएफ कहां से मिलेगा ये मैं आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर या क्रोम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है, gsybisnusar.com सर्च करोगे तो पहली जो वेबसाइट निकल कर आएगा उस पर क्लिक करने के बाद
साइन इन करना है। अगर वहां पर डायरेक्ट आप खोलोगे तो पासवर्ड और वो डालने को आएगा। अगर आपने पासवर्ड बना लिया है, आपको खुद बनाना है साइन अप करने के बाद, तो खुल जाएगा। और उसमें एक ऑप्शन होगा नोट्स का। कौन सा ऑप्शन होगा? नोट्स का ऑप्शन होगा, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन लगाने हैं ना, कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो याद रखेंगे वही ऑप्शन होगा क्वेश्चंस का। क्या होगा? ऑप्शंस, क्वेश्चंस का ऑप्शन होगा। और वहां पर आपको आना है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में आपको खोजना है पंचवर्षीय योजनाएं। तो वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिलेगा, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो वीडियो के नीचे भी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मजा आया या नहीं आया। इसी प्रकार से कौन सा और टॉपिक चाहते हो बिल्कुल विस्तार से, ताकि हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो मेरे भाई, एक प्रश्न गलत ना हो। तो जरूर बताइए भैया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।